स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन इतिहास के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय क्लास 10 के इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ कुल हम 150 क्वेश्चन VVI 150 क्वेश्चन लाए हैं, जो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक नंबर का प्रश्न है और कुछ MCQ भी बनेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, इससे आपका ही लाभ होगा। और तीसरा रिक्वेस्ट ये है कि परसों या फिर इससे एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें 150 क्वेश्चन बता दिया था यहाँ तक, ठीक ना। यहाँ तक क्वेश्चन हमने उसका वीडियो बना दिया था, ठीक ना। अब आप लोग को क्या करना है कि वहाँ तक वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। मेरे चैनल में वो वीडियो उपलब्ध है, ठीक ना। वो 150 तक वहाँ क्वेश्चन बताए थे, यहाँ हम 151 से शुरू करने वाले। तो 151 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रूमानी चित्रकारों में से एक था? तो ये यूजीन देवा कोरवा, ठीक ना। यूजीन देवा कोरवा था, ठीक ना। योहान ग्रॉटफ्रीड कौन था? तो ये जर्मन का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, रूस, वर्षा और ऑस्ट्रिया ने किस देश को 18वीं शताब्दी में विभाजन कर दिया था? तो पोलैंड को, कौन से देश को? पोलैंड को विभाजन कर दिया था किसने? रूस, वर्षा और ऑस्ट्रिया ने। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पोलेनेस और माजुरका क्या है? तो ये लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, पोलेनेस और माजुरका को किसमें बदल दिया गया? तो राष्ट्रीय प्रतीकों में। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में रूसी कब्जा के बाद स्कूलों से किस भाषा को हटाया गया? आप लोग ध्यान दीजिए, हो सकता है इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक लाइन में यहाँ आंसर देना पड़ेगा कि पोलैंड में रूसी कब्जा के बाद पोलेनेस भाषा को हटाया गया, एक लाइन में दे दिया। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये ऑप्शन में देगा, पहला ऑप्शन देगा पोलेनेस, दूसरा ऑप्शन देगा फ्रेंच, इसी प्रकार ऑप्शन देगा। जो सही होगा उसमें टिक करना है और OMR शीट में उसको रंगना है, गोला करना है। तो पोलैंड में रूसी कब्जा के बाद स्कूलों से किस भाषा को हटा गया? तो पोलिश भाषा, ठीक ना। पोलिश भाषा कहाँ का भाषा था? तो पोलैंड का भाषा था। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड ने रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह कब किया? 1831 में किया। कब किया? 1831 में किया। अगला क्वेश्चन है, 1831 के सशस्त्र विद्रोह में पोलैंड के सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए किसको हथियार बनाया? तो भाषा को हथियार बनाया। किसको हथियार बनाया? भाषा को हथियार बनाया। अगला क्वेश्चन है, रूस ने पोलैंड पर कब्जा कर किस भाषा को जबरन लादा था? तो रूसी भाषा को जबरन लादा था। रूसी अधिकारियों ने पादरियों और बिशपों को सजा देते हुए कहाँ भेज दिया? तो साइबेरिया भेज दिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा को रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगा? तो पोलिश भाषा को संघर्ष के विरुद्ध के प्रतीक में रूप में देखी जाने लगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए, किस दशक ने यूरोप में भारी कठिनाई लेकर आया? तो 1830 का दशक। किस सदी के प्रथम भाग में यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई? तो 19वीं सदी के प्रथम भाग में। कहाँ औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था? तो इंग्लैंड में। किस वर्ष खाने पीने की कमी आई और पेरिस के लोग सड़कों में उतर गए? 1848 में। राष्ट्रीय सभा है ना, राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने कितने वर्ष के ऊपर सभी वयस्क पुरुष को मत देने का अधिकार दिया गया था? किस वर्ष से ऊपर? अगला क्वेश्चन, 1845 में सिलेसिया में किसने विद्रोह किया और किसके खिलाफ? तो बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विल्हेम वॉल्फ कौन था? तो ये पत्रकार था, ठीक ना। 4 जून 2 बजे दोपहर बुनकर अपने घर से निकलकर कहाँ गए? तो ठेकेदार की कोठी में गए और वहां हमला किए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक में आएंगे, ठीक ना। इधर हम देख लिए जितना भी रोमानी कल्पनावाद का टॉपिक था, इधर से क्वेश्चन बना लिए। अब मेरा अगला टॉपिक जो है वो है 1848 की
उदारवादियों की क्रांति, यही है मेरा अगला टॉपिक, यही से हम क्वेश्चन बनाए हैं। अब इसमें क्वेश्चन है पहला 172 नंबर का, कब यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे? तो 1848 में। किस घटना से राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा? तो फरवरी 1848 की घटना से। कहाँ के मध्यवर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया? तो जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो। राष्ट्र राज्य में किन किन सिद्धांतों पर आधारित था? तो संविधान और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आजादी, इस पर सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुष ने किसकी मांग की? तो संविधानवाद की मांग की। अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद मांग को उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुष किसकी मांग से जोड़ दिया गया था? तो राष्ट्रीयकरण की मांग से। अगला क्वेश्चन है, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीति संगठनों ने किस शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया था? फ्रैंकफर्ट शहर में। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने निर्वाचित प्रतिनिधियां थी? तो 831। अगला क्वेश्चन है, कब निर्वाचित निधियां फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया? तो 18 मई 1848 में अपना स्थान ग्रहण किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संसद फ्रैंकफर्ट की किस चर्च में आयोजित हुई थी? तो सेंट पॉल चर्च में। किसने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो निर्वाचित प्रतिनिधियों ने। कहाँ के राजा को निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ताज पहनाने की पेशकश की? तो पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ताज पहनने से अस्वीकार किया। तो बताइए, विलियम को ताज पहनाने की पेशकश किसने किया? तो निर्वाचित प्रतिनिधियों ने किया। विल्हेम चतुर्थ ने किसको साथ दिया? तो निर्वाचित सभा के विरोधी, यानी कि जो वहां निर्वाचित हुआ था उसको साथ नहीं दिया, उसको वहां राजा बना रहा था, फिर भी राजा भी नहीं बना, और जो उसके विरोधी था उसको साथ दे दिया। संसद में किसका प्रभाव अधिक था? तो मध्यवर्ग का प्रभाव अधिक था। मध्यवर्ग किसकी मांग को विरोध किया? तो मजदूरों और कारीगरों की मांग को विरोध किया। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता सोच के आधार पर महिलाओं की अधिकारों और हितों का क्या कहलाता है? तो ये नारीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? नारीवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल वेलकर कौन थे? तो फ्रैंकफर्ट संसद के निर्वाचित सदस्य थे, ये जीता हुआ सदस्य कार्ल वेलकर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, नारीवादी राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की? तो लुइजे ओटो फिटस ने। किसने की? लुइजे ओटो फिटस ने। अगला क्वेश्चन है, लुइजे ओटो फिटस कौन थे? तो राजनीतिक कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है, लुइजे ओटो फिटस का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1819 में। लुइजे ओटो फिटस का मृत्यु कब हुआ था? 1895 में। किसको असेंबली के चुनाव से वंचित रखा गया? तो महिलाओं को। संसद की सभा किस शहर में आयोजित हुई? तो फ्रैंकफर्ट शहर में। फ्रैंकफर्ट में कौन सा चर्च? सेंट पॉल चर्च में। देखिए यहाँ लिखे हैं। संसद में आयोजित चुनाव में महिलाओं को किस में छूट दिया गया था? तो केवल दर्शक दीर्घा में खड़े होकर देखने के लिए ही छूट दिया था। अगला क्वेश्चन है, कब रूढ़िवादी ताकतें ने उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई? तो 1848 में। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी क्या देखकर उदारवादी राष्ट्रवादी को दबा दिया? रियायत यानी छूट दे दिया। रूढ़िवादियों ने क्या दे दिया? छूट दे दिया उदारवादियों और राष्ट्रवादियों को। रियायत मतलब छूट देना, ठीक ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 1848 के बाद 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों किस प्रकार की परिवर्तन लाया? तो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हुआ था वही, 1815 से पहले क्या हुआ था? वही परिवर्तन लाया। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िवादी सरकार ने क्या किया जब उदारवादी राष्ट्रवादी हुआ? तो रूस में भूदास्त और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दिया था। भूदास्त और बंधुआ मजदूरी। हैब्सबर्ग शासकों ने किस देश के लोगों को ज्यादा सेवायत दिया, यानी कि छूट दिया? तो हंगरी के देश। मैग्यार क्या है? भाषा है। मैग्यार कहाँ का भाषा है? तो हंगरी का भाषा है। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह क्या कहलाता है? तो विचारधारा कहलाता है। अब आते हैं हम अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक मेरा क्या है? जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकते हैं? तो इसमें पहला क्वेश्चन है 206 नंबर में, कब यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा? तो 1848 के बाद। अगला क्वेश्चन है, कौन यूरोप में राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप का
राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगा। तो रूढ़िवादियों ने, रूढ़िवादी क्या है, पुरानी विचारधारा है, जैसे लुईस सोल हुआ, क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे। अब अगला क्वेश्चन है 208 नंबर का, किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रवादी भावना काफी व्यापक थी? तो मध्यवर्गीय जर्मन में। किसने 1848 में जर्मन महासंघ को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था? तो मध्यवर्गीय ने। किसने राष्ट्र राज्य बनाने की प्रयास को दबा दिया? तो राजशाहिया और फौज की ताकत ने। किनको प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया? तो मध्यवर्ग को। किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला? तो प्रशा ने। अगला क्वेश्चन है, प्रशा को किस देश के तीनों युद्ध में जीत मिली? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में। कितने वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्धों में प्रशा को जीत मिली? तो 7 वर्ष को, 7 वर्ष के दौरान, ठीक ना। एकीकरण की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में जीत, फ्रांस में प्रशा की जीत। कब वर्साई में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया? तो जनवरी 1871 में। विलियम प्रथम कौन था? प्रशा के राजा थे। कौन थे? प्रशा के राजा। प्रशा एक देश है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, जर्मन की राजकुमार सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटोवन बिस्मार्क आदि मंत्रियों के साथ कहाँ बैठक किया था? तो वर्साई के एक महल में, शीश महल में, चारों ओर शीशा था। जर्मन साम्राज्य की घोषणा किसने किया? तो सभा बैठक ने, विलियम प्रथम के नेतृत्व में। नए राज्य ने जर्मनी की किसमें काफी जोर दिया? तो मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी में। अगला क्वेश्चन है, प्रसाई सेना के मुख्य कमांडर कौन था? तो जनरल वॉन रून खड़े। अब आते हैं इटली में। इटली टॉपिक से क्वेश्चन है, इटली किस साम्राज्य में बिखरा हुआ था? तो हैब्सबर्ग। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्य में बटा हुआ था? 7 राज्य में। सार्डिनिया पिटमोंड क्या था? तो इटली का एक राज्य था। इतावली क्या था? भाषा था जो सार्डिनिया पिटमोंड में बोली जाती थी। सार्डिनिया पिटमोंड में किसका शासन था? तो इतावली राजघराने का, यानी कि इतावली भाषा वाले लोगों का शासन था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इटली के उत्तर में स्थित राज्य है? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया किस साम्राज्य के अधीन था? हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन था। इटली के मध्य इलाकों में किसका शासन था? पोप का शासन था। किसका? पोप का। ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में सब पूछेगा। जो बड़ा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है। इटली के दक्षिण में किसका शासन था? तो स्पेन के बुर्बो राजा। इतावली क्या है? भाषा है, जो कहाँ बोला जाता है? सार्डिनिया पिटमोंड में। कब जोसेपे मैत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी? 1830 के दशक। किसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? जोसेपे मैत्सिनी ने। सार्डिनिया पिटमोंड के शासक कौन थे? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी किसे दिया गया था? तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय को। विक्टर इमैनुएल द्वितीय को दिया गया था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन किसने किया? तो काउर ने किया। किसने? काउर। मंत्री प्रमुख काउर क्या नहीं थे? तो क्रांतिकारी और जनतंत्र में विश्वास रखने वाला नहीं थे। मंत्री प्रमुख काउर कौन सा भाषा बोलता था? फ्रेंच। फ्रांस में सार्डिनिया पिटमोंड की एक चतुर्कूटनी संधि जिसके पीछे किसका हाथ था? काउर का हाथ था, यानी कि एक संधि हुआ था, उसके पीछे काउर का हाथ था। कब सार्डिनिया पिटमोंड ऑस्ट्रिया बलों को हराया? 1859 में। किसके नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया? जोसेपे गैरिबाल्डी। एक गैरिबाल्डी एक नया नाम है, ठीक ना। वहाँ जोसेपे मैत्सिनी पढ़े हैं, अब जोसेपे गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन है, 1860 में कौन दक्षिण इटली और 2 सिलसियों के में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे? तो जोसेपे गैरिबाल्डी। अगला क्वेश्चन है, कब इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो 1861 में। कब? 1861 में।
इटली के अधिकांश निवासी क्या थे? निरक्षर थे। निरक्षर यानी कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ जिसको बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गेरिबोल्डी को समर्थन दिया था वह किसान क्या? कभी नहीं सुना था इटालिया के बारे में। इटालिया किसान सब समझता था। इटालिया कौन है पता है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी, लेकिन ये उसकी पत्नी नहीं थी। किसान क्या मानते थे ला टालिया के बारे में? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी मानते थे। अब आते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्ताना में। कौन सा टॉपिक? ब्रिटेन की अजीब दास्ताना। कुछ विद्वान का तर्क था राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल है ग्रेट ब्रिटेन। 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन में क्या नहीं था? ब्रितानी राष्ट्र। अंग्रेज वेल्स स्कॉट या आयरिश कहाँ के रहने वाले लोग थे? तो ब्रितानी द्वीप समूह के। अंग्रेज वेल्स स्कॉट या आयरिश का मुख्य पहचान क्या था? निर्जातिया, इथेनिक। निर्जातिया क्या होता है? यहाँ देखिए, एक साझा नस्ली जनजाति या संस्कृति उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, क्या कहलाता है? निर्जातिया कहलाता है। अंग्रेज वेल्स स्कॉट या आयरिश जाति की परंपरा कैसी थी? सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल संसद ने कब स्वतंत्र राजतंत्र से ताकत छीन लिया? 1688 में। किस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ? आंग्ल संसद। आंग्ल संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसका केंद्र कहाँ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से किसका गठन हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इस गठन से इंग्लैंड कहाँ प्रभुत्व जमा लिया? तो स्कॉटलैंड में। जिन कैथोलिक कुलों कहाँ का निवास था? जिन कैथोलिक कुलों कहाँ का निवास था? स्कॉटलैंड हाईलैंड्स का। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों का भाषा क्या था? तो गेलिक भाषा था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को निम्नलिखित में से किसकी मनाही थी? तो गेलिक भाषा बोलने और पोशाक पहनने की मना थी। आयरलैंड में अंग्रेजों ने किस धर्म को मानने वाले को बहुसंख्यक के कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की थी? तो प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट जो होता है ईसाई का ही प्रकार होता है। ईसाई दो प्रकार के होते हैं ना, प्रोटेस्टेंट और एक होता है दूसरा, उसका नाम नहीं जानते, मैं शायद भूल गया। ब्रितानी शासक के विरुद्ध कौन सा विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया? तो अंग्रेजों द्वारा। तो कैथोलिक विरोध को। किसकी अगुवाई में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया? तो वॉल्फटन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की। कब आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया? वॉल्फटन द्वारा 1801 में। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, तो बताइए उस राष्ट्र में किस संस्कृति का प्रचार हुआ? तो हावी आंग्ल संस्कृति। ब्रितानी झंडा है यूनियन जैक। ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है गॉड सेव योर नोबल किंग। गॉड मतलब भगवान, सेव मतलब बचाना, और मतलब अपना, नोबल किंग। नए ब्रितानी राष्ट्र में किस पर बढ़ावा दिया गया? तो प्रतीक चिन्ह, ब्रितानी झंडा और राष्ट्रगान पर। कौन इटली के मशहूर यानी कि फेमस स्वतंत्रता सेनानी था? तो जोसेफ गैरिबल्डी। अगला क्वेश्चन है, जोसेफ गैरिबल्डी 1833 में किससे मिला और किस आंदोलन में जुड़ा? तो जोसेफ मैथिनी से अंग इटली में, जोसेफ मैथिनी से मिला और अंग इटली आंदोलन में जुड़ गया। अब आते हैं, एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स से भी कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। बॉक्स नंबर 2 देखिए, हेडिंग में लिख दिए हैं, गैरिबल्डी का पिटमोंट के गणतंत्रीय विद्रोह में भाग लिया था 1834 में। गैरिबल्डी विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन कब दिया इतालवी राजघराना एकत्रित करने के सिलसिले में? तो 1854 में। गैरिबल्डी ने कब दक्षिण इटली की तरफ, क्या लिखा है, सॉरी, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया? तो 1860 में। क्वेश्चन है, एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 किस नाम से लोक हुआ? तो रेट अस्टर्स नाम से। क्या लिखा है? लोकप्रिय है। किस नाम से लोकप्रिय हुआ? तो रेट अस्टर्स। 1867 में गैरिबल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की सेना पेपल राज से लड़ने कहाँ गया? तो पेपल ही गया। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा कौन देश था? रोम। रोम में कौन सा सेना तैनात था जब गैरिबल्डी गया था? तो फ्रांसीसी सेना तैनात था। पेपल राज
कब इटली में सम्मिलित हुआ 1870 में? जुसेप्पे गैरिबाल्डी क्या काम करता था? नौसेना में एक नाविक था। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी दिया है, गैरिबाल्डी अमेरिका में 1848 तक निर्वासन में रहा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की दृश्य कल्पना से, ये टॉपिक का नाम है। जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है कि रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक, क्या कहलाता है? तो रूपक कहलाता है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका रूपक का प्रयोग किया? तो नारी यानी महिला का। स्वतंत्रता का प्रतीक किया था तो लाल टोपी या टूटी जंजीर। इंसाफ को कैसे प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता था? तो महिलाओं की आंखों पर पट्टी बंधी हुई, तराजू लिए हुए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करता था। तो बताइए नारी रूपकों का आविष्कार कलाकार किस सदी में किया था? 19वीं सदी में। फ्रांस में नारी रूपक का लोकप्रिय नाम क्या था? मारियान। मारियान कौन सा नाम है? ईसाई नाम है। मारियान की प्रतिमा कहाँ लगाई गई थी? सार्वजनिक चौक पर लगाई गई थी। मारियान की छवि निम्न में से कहाँ अंकित किया गया? तो सिक्का और डाक टिकट में। आने की यहाँ निम्न में से, यहाँ हम ऑप्शन देना चाहते थे लेकिन ऑप्शन नहीं दिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या बनी? तो जर्मेनिया। बलूत क्या है? जर्मेनिया वृक्ष। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का। कौन लोग जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनता था? तो चाक्षुष लोग। बॉक्स नंबर 3 में आते हैं तो टूटी हुई बेड़िया के प्रतीक है आजादी मिलना। बाज छाप कवच का प्रतीक है जर्मन साम्राज्य को प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट क्या प्रतीक है? वीरता यानी बहादुरी। अगला क्वेश्चन है तलवार का प्रतीक क्या है? तो मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली क्या कहलाता है? क्या इसका क्या अर्थ है? शांति की चाह का अर्थ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूकस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया, यह किसका प्रतीक है? तो काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। उगते सूर्य की किरण प्रतीक का क्या अर्थ है? एक नए युग का सूत्रपात या शुरुआत होता। लॉरेंज क्लासेन कौन था? तो कलाकार था। अगला क्वेश्चन है 300 नंबर तक आ गए, ठीक ना। 150 क्वेश्चन ये इस वीडियो में हम देख लिए, 150 उस वीडियो में देख लिए थे। 300 क्वेश्चन आ गए, उससे आगे भी क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में कौन सा क्षेत्र यूरोप में 1871 के बाद गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का अस्तित्व था? तो ये बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र में किसकी भिन्नता थी? भौगोलिक और जातीय की। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटीनिग्रो किस क्षेत्र में शामिल था? बाल्कन। बाल्कन क्षेत्र को क्या कहकर पुकारा जाता था? तो स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किसके नियंत्रण में था? तो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तो हमें अंतिम, इस वीडियो के अंतिम की ओर आ गए हैं। 310 क्वेश्चन सब टोटल हमने यहाँ देख लिया। अभी भी आए क्वेश्चन। किस सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के लिए जरिए मजबूत बनना चाहा? तो 19वीं सदी में। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी किस देश पर प्रभाव बढ़ाना चाहता था? बाल्कन। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद कब यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया? 1914 में। जर्मन के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाया? तो ओटोमन बिस्मार्क ने निभाया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद का तनाव कौन सा क्षेत्र था? तो बाल्कन का क्षेत्र था। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 150 क्वेश्चन का वीडियो मैंने पहले बना के डाल दिया था, वो जाके देख लीजिए। और यहाँ 150 से अधिक यानी कि 160 क्वेश्चन यहाँ भी आप लोग को बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।